राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो टुडे इज़ डे 20 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मीन्स 10 क्वेश्चन हम फिज़िक्स के करेंगे, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायो के। उसके साथ साथ आपको एनालाइज करना है खुद को, और जो कमी रह रही है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म्स भी नहीं निकले हैं तो उससे पहले पूरी कर लो, ठीक है। कमी इन द वे, मैं किस वे से बोल रही हूँ, देखो, अगर आपको लगता है कि आपका अब तक सिलेबस पूरा नहीं है तो सिलेबस पूरा कर लो। अगर आपको यूँ है कि सिलेबस पूरा हो चुका है तो रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। देखो, बिना रिवीजन के ना तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी और ना तुम अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दी अभी हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या, तो मैं कहूँगी यस। अगर तुम्हारा अब तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है ना तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना साथ साथ। इससे क्या होगा, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ अपना सिलेबस भी कर रहे हो। देखो, टाइम फिक्स रखो कि दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना ही है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तुम सिलेबस भी करके जा रहे हो, रिवीजन भी करके जा रहे हो, बट अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गए तो तुम सिली मिस्टेक्स करके आओगे, जिन मिस्टेक्स को तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अभी यहाँ पे ठीक कर सकते हो। लाइक तुम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, बिना ऑप्शन पढ़े एक आंसर लगा वही टिक कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना या सिली मिस्टेक्स करना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही तुम्हें पता चलेंगी कि ये कमियां भी आ रही हैं, ठीक है। तो अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पहले सिलेबस पूरा करो, साथ साथ रिवीजन भी करो, जो चीज़ तुम कर रहे हो वीकली रिवाइज करो, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी एनालिसिस है। अगर तुम खुद का एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि तुम कल कहाँ थे और आज कहाँ हो, मीन्स तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। लाइक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने बहुत अच्छे से करी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बट तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि तुम 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं होता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब है जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उनमें जो तुम गलत क्वेश्चन सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। लाइक कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ तो उसमें गलती क्यों हो रही है, क्योंकि तुम उस कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक, उसे ध्यान से समझो कि ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी, ठीक है। तो एनालिसिस करना मस्ट है। तो सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। सारी बातें जो मैंने बोली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साथ साथ एनालिसिस करना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए, उस मिस्टेक को इम्प्रूव कैसे करना है वो भी आपको पता है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लो NCERT से, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ याद करने वाली है, याद नहीं हो रही, तो पेज लो, पेज पे लिखो और अपने सामने दीवार पे चिपका लो। जितना मल्टीपल टाइम्स उसे देखोगे, रिवाइज करोगे, तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ करके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बायो के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चन को तुम्हें साथ साथ सॉल्व करना है। इनमें तो कुछ पेन पेपर की ज़रूरत है नहीं, बट एनालिसिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, इनकरेक्ट, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और साथ साथ जो चीज़ मैं बता रही हूँ कॉन्सेप्ट, अगर वो तुम्हें नया लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, तो उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और एक मिस्टेक नोटबुक बना लो साथ में, जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, उनमें वो लिख लेना। उससे क्या होगा, तुम्हें याद रहेंगी जो चीज़ें तुम्हारी गलतियाँ हो रही है ना, एक बार उसे रिवाइज कर लेना जाने से पहले। उससे जो चीज़ तुम्हें ये पता चल रहा है ना कि तुम्हारी इस चीज़ में कमी है, तो वो चीज़ तुम्हारी गलती नहीं होंगी, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोबैक्टीरिया। कौन सा इनमें से साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, नोस्टॉक, ओसिल्टोरिया या ऑल ऑफ द अबो। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ये भी याद रखना। अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगी, प्रोकैरियोटिक होती है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, यूनिसेलुलर होती है। और काम क्या होता है इसका, फंक्शन पूछा जाए तो N2 फिक्सेशन,
ठीक है, इसे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और जो हमें ऑप्शन गिवन है एनाबीना, B1 साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, इसके बारे में जो जो चीज़ें मैंने वो बताई है वो याद रखनी है। और एंटोफिक्सेशन इसका फंक्शन होता है और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडी बर्ड बीटल्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो लेडी बर्ड बीटल्स होती हैं उन्हें किसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर मॉस्किटो, मॉस्किटो लार्वल, एफिड्स या प्लांट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो जो लेडी बर्ड बेटल्स होती है उन्हें यूज़ किया जाता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर ड्रैगन फ्लाइज का पूछ लिया जाए तो मॉस्किटो आएगा इसका फिर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और ड्रैगन फ्लाइज का भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनएरोबिक स्लज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड आर। एनएरोबिक स्लज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बायोगैस होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर H2S, H2O और CO, कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो बायोगैस होती है जिसे गोबर गैस नाम से भी जाना जाता है उसमें कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है? सबसे मेन तो होती है मीथेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मीथेन मेन होती है उसमें। उसके बाद और कौन कौन सी गैसेस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी वेनम। एंटी वेनम कब देते हैं? जब किसी को स्नेक बाइट कर देता है। तो जो एंटी वेनम है अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, जो एंटी वेनम होती है जिसे हम स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट देते हैं उसमें क्या चीज़ होती है ये पूछा है। एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी या एंजाइम्स। तो एंटी वेनम जो है ये एक एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और क्या चीज़ याद रखनी है आपको? इसको ये जो एंटीबॉडी होती है ना ये लैब में प्रिपेयर की जाती है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और ये किसका एग्जाम्पल है एंटीवेनम वो भी पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी है ये एक टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो स्मैक होते हैं वो किससे ऑब्टेन की जाती है? लेटेक्स ऑफ पापावर सोमेनिफेरम, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, फ्लावर्स ऑफ दतूरा या फ्रूट्स ऑफ इरिथ्रोक्सिल कोका। तो जो स्मैक है वो किससे ऑब्टेन होती है? पापावर सोमेनिफेरम। तो लेटेक्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, बाकी सब इनकरेक्ट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कोका एल्केलॉइड किससे ऑब्टेन होती है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एल्केलॉइड। ये किससे ऑब्टेन होती है? तो ये ऑब्टेन होती है इरिथ्रोजाइलम कोका से। ठीक है, जो ऑप्शन डी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज। डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या है? कोका एल्केलॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स या नन ऑफ द अबो। देखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन को और किस नाम से जाना जाता है? स्मैक। ठीक है, या हीरोइन नाम से भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन में। तो इन नाम से इसे जाना जाता है और इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ओपियोइड्स को पापावर सोमेनिफेरम। ठीक है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्सिनोजेनिक एजेंट इज। कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या होते हैं? जो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है,
अब इनमें से कौन सा, एक्सरे रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, निकोटीन या ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक्सरे भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, यूवी रेडिएशन भी हार्मफुल होती है। निकोटीन कहाँ से, टोबैको में होता है निकोटीन, तो जो टोबैको खाते हैं, पर्सन्स टोबैको लेते हैं, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैंसर टेस्ट कौन सा होता है, तो कैंसर टेस्ट में आएगा बायोप्सी। ठीक है, ये कैंसर डायग्नोसिस के लिए होता है। और कैंसर ट्रीटमेंट अगर वो पूछा जाए तो देखो, रेडिएशंस के थ्रू किया जाता है, एक तो रेडियोथेरेपी, और बहुत सारी सर्जरी भी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी, तो बहुत टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं इसके। ठीक है। कीमोथेरेपी जिसमें केमिकल्स दिए जाते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह दी जाएंगी, सर्जरी हो सकती है। और एक ब्लड कैंसर, बहुत कॉमन ब्लड कैंसर कौन सा है, दैट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगर पूछा जाए क्या होता है ल्यूकेमिया, तो ये बहुत कॉमन टाइप का एक ब्लड कैंसर है। इसमें क्या होता है, WBC का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है ब्लड में, तो उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। एक्सरे रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, निकोटीन सब कैंसर कॉजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्स टेस्ट इज नोन एज। एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन आर एलिजा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, HIV टेस्ट और नन ऑफ दिस। तो एड्स को कंफर्मेशन के लिए टेस्ट होता है एलिजा। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और इसके अलावा HIV, इसके एड्स के बारे में और क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए? एड्स में जो HIV है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है। और जो एड्स है वो, उसमें होता क्या है, अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाए तो उसके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो ये सब था जो आपको याद रखना था एड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम ओनली मदर्स मिल्क। देखो, मदर मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है? तो देखो, हमारी बॉडी में 5 टाइप की जो मेनली आपको पढ़नी है, IgG, A, M, D, E, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इनकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि अबंडेंसी के बेस पे भी पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी है, तो IgG सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो इनका ये ऑर्डर होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। तो इसकी सीक्वेंस आपको याद होनी ही चाहिए, इसी सीक्वेंस में। और जो मदर के मिल्क में मीन्स कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है वो होती है IgA। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन डी। इसको याद कर सकते हो, जैसे गामडे वर्ड याद रख सकते हो आप। ठीक है, इससे याद रह जाएगी इसकी करेक्ट सीक्वेंस आपको सारी एंटीबॉडीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय। तो एंटीबॉडीज जो है वो आर सिक्रेटेड बाय, T लिम्फोसाइट सिक्रीट करती है, B लिम्फोसाइट, बोथ 1 and 2 और नेचुरल किलर सेल्स। तो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती है B लिम्फोसाइट्स। आप याद कर सकते हो, एंटीबॉडीज B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसमें B आ रहा है ना, तो B लिम्फोसाइट्स द्वारा सिक्रीट की जाती है। जो एंटीबॉडीज है उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, IG। प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अभी सीक्वेंस मैंने बताई आपको, गामडे से याद कर लेना। सबसे ज़्यादा क्या होगी? G, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ जो IgG होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, IgA मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होती है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। M और D के बारे में कुछ ऐसा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद बचती है E वाली एलर्जी के केस में होती है। ठीक है, E एलर्जी याद रखना, ये वाली भी पूछी जाती है। मेनली आपसे पूछी जाती है यही 3 एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, इसकी सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसकी सारी इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, याद कर लेना अगर नहीं है तो।
ठीक है। और ये बायो के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे फिज़िक्स के करते हैं अब। अब हम करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री बायो के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 10 क्वेश्चंस, उनमें से कितने आपके सही हैं, साथ साथ एनालिसिस ज़रूर करना, ठीक है। देखो इस चीज़ का ना सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये आपको मिरर दिखाता है। आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो 10 में से, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ में आपको ये पता चलेगा आपकी कमी कहाँ हो रही है, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अगर एक चीज़ एक बार में इग्नोर भी कर रहे हो ना, तो अगली बार कुछ तो सोचने पे मजबूर हो, ठीक है। तो मान लेना ये चीज़ आपकी ही भलाई होगी, ठीक है। खुद का एनालिसिस ज़रूर करना, जहाँ गलती, सिर्फ मार्क्स नहीं देखना है, ये भी देखना है कि कमी कहाँ हो रही है, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो अब हम फिज़िक्स करेंगे। फिज़िक्स में जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना है, जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन करनी है अगर आपको पहले नहीं पता थी, और जो चीज़ भी नई सीखने को मिले वो भी नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिज़िक्स। कोशिश करना सबसे पहले फिज़िक्स को ना लाइक कई क्वेश्चन होते हैं ना जो तुम्हें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करना। अगर लगता है कि ये बिना पेन पेपर के नहीं होगा तो पेन पेपर यूज़ कर लेना, और साथ साथ एनालिसिस के लिए पेन पेपर ज़रूर उठाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज। ग्राफ बताना है। देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, याद रखना। अगर कभी भी डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी एक्स लाइक एक्स और वाई ग्राफ में साइड्स है, जो हमें वैल्यूज़ है, एक्स अगर वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ इस तरह का डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिले, तो हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, इधर मान लो ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, तो इस पे यूं बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको छोड़ के आपको कभी इस टाइप का देखने को मिल जाए, लाइक इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर पहले ग्राफ का बता रही हूँ इसलिए पहले ये वाली चीज़ सुन लेना। अगर कभी आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिल जाए, अभी तो डायरेक्ट बताई थी, अगर इनवर्स देखने को मिल जाए, इनवर्स कैसे, एक्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आर एच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वो कैसा दिखता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जब आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा तो कुछ इस तरह का शेप दिखेगी ग्राफ। और अगर कभी आपको क्वेश्चन में या किसी इक्वेशन से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर टाइप रिलेशन देखने को मिले, तो इसमें कौन सा वो ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है। अब पैराबोलिक कैसा होता है ग्राफ, कुछ इस तरह का, यहाँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जब आपको ग्राफ देखने को मिले देन इट्स पैराबोलिक, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमें दिख रहा है मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से दिख रही है ये चीज़। अब हमने देखा था अगर रिलेशन डायरेक्ट हो, मीन्स एक्स अगर वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इनका मोमेंटम और वेलोसिटी का, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ओरिजिन से शुरू कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, यहाँ कुछ ये लाइन नहीं लगी यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हमने देखा था विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें जो ईटा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स। अब हमें यही इसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का, तो ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ईटा इज इक्वल्स टू एफ वी मीन्स विस्कस फोर्स। अब इन दोनों को हम उस साइड भेजेंगे तो ये बाय में हो जाएगा इसके, आर वी। अब हमें पता है फोर्स जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये तो सबको याद होगा आई होप, ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं होगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं साइड में। विस्कस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 अपॉन रेडियस लेंथ हो जाएगा इसका, और वेलोसिटी एल टी माइनस 1। अब ये एल से एल कैंसल और टी ऊपर चला जाएगा, एल भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें अपना ऑप्शन एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पूछी है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब, और इसकी एक यूनिट क्या होती है, वोट। तो देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डाइपोल इज रिलेटेड एज। रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, ठीक है, डाइपोल में। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद होगा भी, और अगर नहीं है तो याद रख लेना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू आर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू मेटालिक स्फेयर्स, दो मेटालिक स्फेयर्स हैं ऑफ सेम रेडियाई, रेडियाई क्या है, सेम, बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज होलो, देन देखो क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है, में दो मेटालिक स्फेयर हैं, रेडियस दोनों की सेम है, आर सेम है यहाँ पे दोनों की। अब इसने बोला एक होलो है एक सॉलिड है, ये वाला मान लेते हम सॉलिड है, ये वाला होलो है, ठीक है, या होलो सॉलिड, आप कैसे भी किसी को भी इमेजिन कर सकते हो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज किस पे होगा, होलो स्फीयर पे, सॉलिड पे, या दे कैन बी चार्ज इक्वली मैक्सिमम, मीन्स दोनों को इक्वल चार्ज हो सकता है दोनों पे, मैक्सिमम भी नन ऑफ द अबो। तो देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, चाहे स्फीयर सॉलिड हो या होलो हो, जो चार्ज होता है स्फीयर का वो सरफेस पर ही लाई करता है मेटालिक स्फीयर में, तो इस पे भी सरफेस पे लाई करेगा, और इस केस में भी, होलो में भी और सॉलिड में भी, तो दोनों पे चार्ज तो इक्वल आएगा ना, क्योंकि ये चार्ज आ कहाँ रहा है, सरफेस पे, बोथ केसेस में, चाहे वो सॉलिड हो या होलो स्फीयर हो। तो इसीलिए चार्ज सॉलिड पे ज़्यादा नहीं होगा, होलो पे ज़्यादा नहीं होगा, दोनों पे इक्वल चार्ज होगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी तो दोनों पे होगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही यूँ हो जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ये चीज़ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन पढ़ा है ये तो नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी होती है, सिर्फ एक बार पढ़ने की देर होती है, आप बहुत ईजीली क्वेश्चन कर लेते हो। ये भी उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में से एक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ईजीली कर लोगे वो ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज, क्या बोल रहा है, प्लस q है माइनस q है इलेक्ट्रिक डाइपोल में,
और जो डिस्टेंस है वो सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को, वो बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब एक्सिस ऑफ डाइपोल पूछा है इसने। जो डाइपोल का एक्सिस है आपको पता होना चाहिए, वो हमेशा कैसे होता है डाइपोल के केस में, -q से +q की तरफ होता है। ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के लिए। अब एक्सिस कैसा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, अभी बताया मैंने, माइनस टू प्लस होगा, तो ये तो नहीं होगा। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। देखो क्या बोल रहा है इसने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। क्या इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होती है? डाइपोल मूवमेंट के अभी बताया था मैंने, -q से +q जाएगा एक्सिस, तो ये डाइपोल मूवमेंट की होगी। और इक्वेटोरियल, अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करूँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो यूँ होती है इस डायरेक्शन में, तो इट मीन्स ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो ये क्या है, अपोजिट हो गई एक दूसरे से। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल नहीं होती। एक्सियल एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे यहाँ इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल एक्सिस दिया होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता? एक्सियल की जब बात की जाए तो वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है यूं, ठीक है, इक्वेटोरियल अपोजिट होती है। तो ये याद रखना आप, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन लगे एक बार जरूर पढ़ना है। अगर लग रहा है कि समझ नहीं आई स्टेटमेंट तो एक बार दोबारा पढ़ लो, ठीक है, बट छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, देन वी कैन इन्फर। देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है, क्लोज्ड सरफेस से 0 है, तो हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ना इसके ऑप्शन यहाँ से शुरू है, ये वाले नहीं है दो, ये मैंने गलती से यही लिख दिए, यहाँ से ये 4 ऑप्शन है इसके। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये इसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज्ड सरफेस से 0 है, तो इससे हम क्या पता चलता है हमें? इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं? ई कहाँ पे लिखूँ, ये मैं इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख रही हूँ मैं। इट मीन्स क्या है, E.ds किसके इक्वल होता है? Q इनसाइड जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पूरा 0 है, इसको इधर भेज देंगे तो ये भी पूरा 0 हो गया Q। अब इट मीन्स Q कौन सा है? ये चार्ज जो इनसाइड है, तो इट मीन्स जो चार्ज है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाईलाइट कर लेना साथ में, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है नॉट पूछा है, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स, यहाँ लिख लेना क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स, यस ये बिल्कुल सही है, कोई ब्रेक देखने को मिलता है? वो कॉन्टिन्यूस ही होती हैं कर्व्स जो बनते हैं। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किसी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, वहाँ क्रॉस हो गया इट मीन्स उसकी 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, फिर ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट हमें बतानी क्या है? गलत। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखा होगा आपने, जो +q होता है वहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको, यूँ निकलती हुई दिखेंगी फील्ड लाइंस, और जो -q होता है उसमें आती हुई यूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज दे फॉर्म क्लोज्ड लूप,
ये जो फोर्थ स्टेटमेंट इन्होंने बोली है, इट इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये स्टेटमेंट सही होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इनकरेक्ट होगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। देखो हमें बोल रहा है जो रेंज है वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट के। जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें कुछ यूं इस तरह जाएगी, ये रेंज है और ये हाइट है, तो ये दोनों इक्वल है, मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। अब इन्होंने बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट इज, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। क्या फॉर्मूला होता है वो, R tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या बोला है, रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, मीन्स R इज इक्वल्स टू h, तो मैं R को h के इक्वल रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं h tan थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैंने R की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, इज इक्वल्स टू 4h। ठीक है, अब h से h कैंसिल कर दिया तो tan थीटा किसके इक्वल रह गया, 4 के। अब मुझे क्या बताना है, थीटा की वैल्यू बोली है क्वेश्चन में, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 4। ठीक है, tan इनवर्स इंटू 4, ये 4 है इधर, tan इनवर्स, tan को मैंने उस साइड भेज दिया तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू 4। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू 4। ये पूरा निकाल के भी मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व हुआ। तो ये था हमारा फिजिक्स के, हो गए अपने 10 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। साथ साथ जो आप एनालिसिस कर रहे हो अपना, वो मुझे कमेंट्स में आंसर भी चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में जब आपके आंसर्स आते हैं तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। जब आप बताते हो कि इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे कितने भी गलत हो रहे हैं, अगर तुम्हारे 10 में से 5 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करते रहो, बस लास्ट टाइम तक गिव अप मत करना। ठीक है, बहुत लो फील हो रहा है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं लग रहा अंदर से, कुछ भी हो जाए तुम्हें लास्ट टाइम तक करना है, बस लास्ट टाइम तक अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना, जितना हो पा रहा है, जैसे हो पा रहा है लगे रहो बस। ठीक है, कम कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो बस। शुरू करते हैं अब केमिस्ट्री। Now let's start chemistry and let's see the first question of chemistry, which is which of the following compound can be detected by iodoform reaction। So देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग आइदर अ मिथाइल कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O R और एक साइड क्या होना चाहिए CH3। ठीक है, और अ सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये दो टाइप के कंपाउंड जिनमें ये दो ग्रुप हो, या तो सेकेंडरी अल्कोहल हो या फिर क्या हो मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, वो क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स में से देख लो, इन दोनों में से किसी भी टाइप का मिला तो वो देगा। जैसे अगर हम फर्स्ट में देखें तो अल्कोहल तो कहीं पे भी नहीं दिख रही है ना, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, और ना यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O कि ना इस साइड CH3 है ना इस साइड CH3 है ना। एक साइड तो कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बट एक साइड हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए ही चाहिए, और इसके दोनों साइड में से किसी भी साइड मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये तो नहीं देगा, ना ही इसके साइड में ना ये अल्कोहल है तो ये भी नहीं देगा। और अगर C के केस में देखें तो C डबल बॉन्ड O के साइड में क्या है CH3 है, और इस साइड है हमारा अल्काइल ग्रुप, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ये हमारा जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एंड नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा C डबल बॉन्ड O है ही नहीं, है ना सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये भी नहीं देगा। ओके, तो आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन मुझे लगता है आपको पता चल गई होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोपाइल बेंजीन इज रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH एंड H3O+।
फॉर्म्स X इन द अबव रिएक्शन एक्सिस। तो देखो हमें सिंपली एक चीज़ पता है KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, कितना ही बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको हटाकर यहाँ क्या लगा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देगा, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपली बना लो, अभी यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन, और इस पे क्या लगा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। Hence here we can see option number D will be correct, right? Let's see the next question. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव। तो देखो अगर आप इस रिएक्शन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, तो इस टाइप की दो रिएक्शन होती है, एक तो रीमर टीमर, एक कोल्बे रिएक्शन, है ना। अब देखो रीमन टीमर में तो बनता है हमारा सैलिसल्डिहाइड, और इसमें कोल्बेज में बनता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। और देखो CO को है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन में हमारा बनता है सैलिसिलिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा। और रीमर टीमन में हमारा जो रिएजेंट आता है वो क्या होता है, CHCl3, किसकी जगह पे, CO2 की जगह पे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। तो देखो जब भी हम इसकी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायन, ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं एनायन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा, है ना, और इस पे हमारा आएगा +1 चार्ज, यही आएगा। तो यहाँ पर एनाइन कौन सा है, क्लोरीन, है ना, और कैटायन हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है। तो पहले हम लिखेंगे कैटायन को, फिर उसके बाद लिखेंगे एनाइन को। इट मीन्स क्लोरीन तो एज क्लोराइड लिखा जाएगा, वो लास्ट में लिखा जाएगा, और चारों ही ऑप्शनों में जो क्लोराइड है वो लास्ट में लिखा गया है। तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमीन, राइट, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग पहले A आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई अमीन, क्योंकि 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राई अमीन, चारों में ही ट्राई अमीन है सबसे पहले। फिर लिखेंगे हम ब्रोमो, एज नेक्स्ट ब्रोमीन आएगा, एज B इज़ नेक्स्ट टू A, हैंस हमारा यहाँ पर D और A तो गया। उसके बाद हमारा आएगा क्लोरो, तो यहाँ पर हमारा B ऑप्शन भी गया, हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्लोरो। उसके बाद आएगा हमारा नाइट्रो, उसके बाद हम लिखते हैं मेटल, प्लेटिनम, ठीक है, और मेटल का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हो, देखो कैसे, प्लेटिनम X हमें निकालना है। उसके बाद NH3, इस पे तो 0 चार्ज होता है। उसके बाद ब्रोमीन पे होता है हमारा -1, और NO2 इस पे होता है हमारा -1, और उसके बाद है हमारा क्लोरीन, इस पे भी होता है हमारा -1, इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो हमारा +1 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा कितना हो गया, X - 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर -3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, X इक्वल्स टू 1 + 3 विच इज़ 4। हैंस ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना है, 4 है। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा हुआ है एनायन, वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एल्कीन A ऑन ओजोनोलिसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ इथेनल CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोपेन 2O नॉर बनेगा, तो इसको लिखेंगे, ये कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, राइट। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, जब भी आपको ऐसे दे दे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से हटा दो, इन दोनों कार्बन्स को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो कैसे, CH3C डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, है ना। और इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, हैंस ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। और अगर ओजोनोलिसिस के रिएजेंट देखोगे तो क्या होता है, O3 जिंक एंड H2O, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द आयन ऑफ लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, √n इंटू में n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या रखा है, टिटेनियम 3+। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, है ना। और अगर एटॉमिक नंबर 22 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 4s2 3d2, यही होती है ना, है ना। आर्गन में 18 हो गए और 2 20 और 2 22,
इलेक्ट्रॉन हो गए फुली फिल, मतलब कि जितने भी हैं उतने फिल। उसके बाद देखो 3+ है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे और 1 यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आर्गन 3d1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, और 1 से कम तो n की वैल्यू हो भी नहीं सकती है ना। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगी तो सबसे कम n की वैल्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर आप दूसरे और किसी का भी चेक करना चाहो, निकल 2+, कोबाल्ट 2+, मैंगनीज 2+, तो मैं इनका एटॉमिक नंबर आपको बता देती हूँ। निकल का होता है 28, कोबाल्ट का होता है 27 एंड मैंगनीज का होता है 25। बाकी आपको ये एटॉमिक नंबर है ना 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, ये तो पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछना आता है तो इनके केस से इन्हीं से आता है, कोई भी इन्हीं में से एक पूछ लेंगे, तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स एंड मेयर रिएक्शन विल बी यूज्ड। तो देखो नेमिंग रिएक्शन तो पक्का एक ना एक आ लेगी, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, सेंड मेयर रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर एनिलीन, ठीक है। बेंजीन पर जब हम NH2 लगाते हैं तो एनिलीन बन जाता है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl एट वेरी लिस्ट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, N2Cl, ठीक है, N2+Cl-, ये क्या होता है हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सॉल्ट की प्रेजेंस में, कॉपर 2Cl2, ठीक है, ब्रोमीन 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ये बेंजीन क्लोराइड, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके, और आप इसको याद कैसे रखोगे, से सैंडमेयर और से सॉल्ट, तो यहाँ पर हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड। ओके, सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर उसके बाद आता है हमारा फिनोल, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एल्कोहल, ये ऑर्डर आप याद रख लेना, ठीक है। एल्कोहल के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आता है हमारा कीटोन, और उसके बाद आते हैं हमारे अमीन्स, और उसके बाद आते हैं हमारे एल्केन, ठीक है। तो ये है एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर इससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है। चीज़ याद रखना कि जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके दे रखा है, इट मीन्स उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बेसिसिटी बिल्कुल इसके रिवर्स है। जो बेसिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज फाउंड to complete in 64 minutes, when will 50% of the same reaction complete। ओके, तो ना अब आप यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो वाला फॉर्मूला मत यूज़ करने लग जाना, K = 2.303/T log A0/AT। पहले 75% के लिए निकाल लेंगे, फिर 50% के लिए निकाल लेंगे, और फिर सॉल्व कर लेंगे। इट विल बी वेरी लॉन्ग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो T 75% होता है, T3/4, ठीक है, किसके इक्वल होता है, T 50% T½ इंटू में 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको 75% के लिए टाइम दे ही रखा है 64 मिनट, ठीक है, इक्वल्स टू T½ 50% आपको निकालना है, T½ इंटू में 2। तो यहाँ T½ कितना हो जाएगा आपका, 64/2 विच इज़ 32, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो अगर हम फर्स्ट को
देखें तो ये क्या है, C6H5NH2 मीन्स बेंजीन के से अटैच क्या कर रखा है, NH2। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस में होंगे बेंजीन के साथ, और जहाँ पर रेजोनेंस आ गया, ठीक है ना, वहाँ पर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिसिटी है अगर रेजोनेंस आ गई तो बहुत कम होगी बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज़ इन रेजोनेंस इट्स बेसिसिटी विल बी द लीस्ट। ओके, सो सबसे कम बेसिसिटी हमारे पास 1 की है एंड इट कैन बी ओनली सी इन ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो आंसर तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है जो वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है ना। C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं, HCH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 है ना, और यहाँ NH2 ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है और अमीन्स की डिग्री हम ऐसे ही देखते हैं, नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा उसकी डिग्री उतनी होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है इसलिए इसके ये कितना हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे तो ये 2 कार्बन से अटैच है इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी और ये हमारा अमीन ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इन गैसियस फेस, अगर गैसियस फेस में है तो जो अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, बट अगर क्या आ जाए हमारा एक्वस सॉल्यूशन आ जाए और उसमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने पड़ेगी हमें, तो क्या करेंगे हम वहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसको अच्छे से याद रखना। मैं भी आपको कह दे कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो और आप सीधा ये कर दो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक्वस सॉल्यूशन के केस में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री के केस में होती है। ओके, 2 डिग्री अमीन की जो बेसिसिटी होती है एक्वस सॉल्यूशन के केस में वो सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हमें स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं रखा तो हम सिंपली गैस ही लेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, 3 डिग्री यहाँ पर कोई है ही नहीं। फिर 2 डिग्री के तो उसके बाद किसकी बेसिसिटी होगी, 3rd की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी है वो होगी हमारी 3rd की। उसके बाद हमारी होगी 1 डिग्री कार्बन की विच इज़ 2nd। सो यहाँ पर फिर 2nd आएगा, फिर 4th आएगा और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, 1st की। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कल मैंने आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें एक किसी का डाउट आया था कि दी ये एक बार और करवा दो, तो मैं यहाँ पर आपको सीधा उसका ऑर्डर बता देती हूँ एसिडिटी का क्या होगा अगर हम फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर करें तो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स निकल साइनाइड 4 टोटल चार्ज 2- इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इट्स जियोमेट्री इज। तो देखो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप मेटल की क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से x है। ठीक है, और हमें पता है जो साइनाइड है उस पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, -2। तो यहाँ से अगर हम निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो कितनी आ जाएगी, 2 +2। निकल पे चार्ज आ गया +2। ठीक है, अब देखो अगर हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 28। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, आर्गन 4s2 3d8 यही होती है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है निकल 2+ की, राइट। तो इसकी क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, सबसे पहले S से, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और हमें 2 ही निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर्गन 4s0 3d8 यही होगी। अब देखो यहाँ पे हमारी जो निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आ गई। अब यहाँ पर हमें देखना है जो ये साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ऑब्वियसली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी सबशेल बनाएं तो ये क्या बनेगी, डी है तो 5 ऑर्बिट आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिट हमने बना लिया और पेयरिंग कराएगा। 8 हैं तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्योंकि पहले पेयरिंग होगी तो ऐसे ही फिल होंगे। इसके बाद आता है हमारा S और उसके बाद आता है हमारा P। ठीक है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो हमारे पास साइनाइड कितने हैं, 4 हैं। तो एक साइनाइड यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ, फिर यहाँ 4 है। ठीक है, तो इसके अगर हम लिखे तो ये क्या लिखेंगे, D, एक D है, फिर S और P2 यही है। और ये किसके केस में होते हैं,
स्क्वायर प्लेनर में, है ना। DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके केस में होती है, स्क्वायर प्लेनर के केस में होती है। तो यहाँ पर जो जियोमेट्री हमारी आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर। हेंस हियर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मे भी आपके पेपर में इसमें जियोमेट्री ना पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।